नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई एक दिन में पैदा हुआ आंदोलन नहीं था। यह कोई अचानक होने वाला इवेंट नहीं था, बल्कि यह एक लंबा हिस्टोरिकल प्रोसेस था जिसमें भारत के लोगों ने धीरे धीरे अपने अधिकारों को समझा, अपने दर्द को पहचाना और अपने देश को अपना मानना शुरू किया। 1857 की क्रांति के बाद भारत पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर के नियंत्रण में आ चुका था और भारत के लोग सिर्फ सब्जेक्ट्स बनकर रह गए थे, जबकि देश की सारी वेल्थ, रिसोर्सेज और पावर इंग्लैंड को बेनिफिट पहुंचा रही थी। समय के साथ साथ भारतीय समाज के अलग अलग वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, वकील, पत्रकार, छात्र, महिलाएं, सभी ने महसूस करना शुरू किया कि ब्रिटिश रूल भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि केवल ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक भारत में एक नई सोच जन्म ले रही थी, जिसे हम नेशनल कॉन्शियसनेस कहते हैं। लोग ये समझने लगे कि वे केवल बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी या गुजराती नहीं है, बल्कि वे सभी इंडियन है। ये भावना कि ये देश हमारा है, धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। इसी भावना से एक बड़े आंदोलन का जन्म हुआ जिसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। यह आंदोलन केवल राजनीतिक फ्रीडम के लिए नहीं था, बल्कि यह सामाजिक इक्वालिटी, आर्थिक जस्टिस और कल्चरल सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी था। यह आंदोलन 1870 के दशक में छोटी छोटी राजनीतिक एक्टिविटीज से शुरू होकर 1947 में इंडिपेंडेंस और पार्टीशन तक पहुंचा। इस लंबे सफर में भारत ने पिटिशन से लेकर मास मूवमेंट्स तक, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल से लेकर रेवोल्यूशनरी एक्शंस तक हर प्रकार के संघर्ष देखे। यही यात्रा भारत को एक कॉलोनाइज्ड सोसाइटी से एक मॉडर्न नेशन में बदल देती है। इसलिए ये चैप्टर केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारत के सोल की कहानी है। 1870 और 1880 के दशकों तक भारत में डिसैटिस्फैक्शन तेजी से बढ़ने लगा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारत की इकोनॉमी को कमजोर कर दिया था। हैवी टैक्सेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ और पॉवर्टी हर जगह दिखाई देने लगी थी। किसानों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था, जबकि इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में फ्लोरिश कर रही थी। लोगों को यह एहसास होने लगा कि वे अपने ही देश में गरीब बनाए जा रहे हैं। साथ ही ब्रिटिश सरकार का रेशियल एटीट्यूड भारतीयों को बार बार अपमानित करता था। इंडियन लोगों को इंफीरियर समझा जाता था, पब्लिक प्लेसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता था और हायर पोजीशंस में इंडियंस को मौका नहीं दिया जाता था। आर्म्स एक्ट ने इंडियंस को हथियार रखने से रोका, जबकि यूरोपियंस को यह अधिकार मिला हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने इंडियन न्यूज़पेपर्स की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश की। ये साफ संदेश था कि ब्रिटिश सरकार इंडियन जनता की आवाज से डरती है। फिर आया इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883, जब इंडियंस को यूरोपियन ऑफिसर्स पर मुकदमा चलाने का अधिकार देने की कोशिश की गई, लेकिन यूरोपियंस के प्रोटेस्ट के सामने ब्रिटिश सरकार ने बिल को कमजोर कर दिया। इससे इंडियंस को साफ समझ आ गया कि ब्रिटिश सरकार इक्वालिटी और जस्टिस की बात तो करती है, लेकिन जब बात इंडियन राइट्स की आती है तो वह पीछे हट जाती है। इन घटनाओं ने भारतीयों के दिल में एक नई भावना पैदा की कि भारत किसी एक वर्ग या जाति का नहीं बल्कि सभी भारतीयों का है। इस सोच से कई पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इन संस्थाओं ने लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन दी, पब्लिक ओपिनियन बनाया और यह सिखाया कि जनता सोवरेन होती है, यानी शासन करने का अधिकार जनता के पास होता है। यहीं से भारतीय नेशनलिज्म की नींव पड़ी, जब लोगों ने अपने देश को हमारा देश कहना शुरू किया और ब्रिटिश रूल को चैलेंज करना शुरू किया। 1885 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसी वर्ष भारत की पहली राष्ट्रीय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैल चुकी थी, लेकिन वह बिखरी हुई थी और उसके पास कोई कॉमन नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था। इसी कमी को पूरा करने के लिए एजुकेटेड इंडियंस ने एक ऐसी संस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की जो पूरे देश की आवाज बन सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इंडियन पीपल की कलेक्टिव डिमांड्स को रख सके। इसी सोच के परिणामस्वरूप दिसंबर 1885 बॉम्बे में 72 रिप्रेजेंटेटिव्स एकत्र हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में एओ हमे, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसकी आत्मा और दिशा भारतीय लीडर्स के हाथों में थी।
कांग्रेस के शुरुआती लीडर्स दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और WC बनर्जी सभी हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और डीपली पेट्रियोटिक लोग थे। इन लीडर्स का विश्वास था कि ब्रिटिश रूलर्स जस्टिस और फेयरनेस में विश्वास करते हैं और यदि इंडियन पीपल अपने ग्रीवेंसेस को सिविलाइज्ड और पीसफुल तरीकों से प्रस्तुत करे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म्स देने को मजबूर होगी। इसी सोच के कारण कांग्रेस के पहले लगभग 20 वर्षों को हम मॉडरेट फेज कहते हैं। इस फेज में स्ट्रगल का तरीका रेवोल्यूशनरी या वायलेंट नहीं था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल था। कांग्रेस पिटिशंस भेजती थी, रेजोल्यूशंस पास करती थी, स्पीचेस देती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डिस्कशन के माध्यम से ब्रिटिश पॉलिसीज की आलोचना करती थी। मॉडरेट्स की प्रमुख मांगें थीं, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाई जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एक्सपेंशन किया जाए, सिविल सर्विसेज में इंडियंस को अधिक अवसर दिए जाएं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम किया जाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं और भारी टैक्सेशन से जनता को राहत दी जाए। इन लीडर्स ने पहली बार ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया और ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के माध्यम से यह बताया कि भारत की वेल्थ कैसे इंग्लैंड ट्रांसफर की जा रही है और भारत को जानबूझकर गरीब बनाया जा रहा है। इस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ने इंडियन नेशनलिज्म को इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ प्रदान की। हालांकि मॉडरेट्स को इमीडिएट पॉलिटिकल सक्सेस कम मिला, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने भारतीयों को ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल, नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेटिक मेथड सिखाए। उन्होंने पूरे देश में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाया और कांग्रेस को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसने आने वाले वर्षों में एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, गांधी ईरा और मास स्ट्रगल्स के लिए मजबूत फाउंडेशन तैयार की। इस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस न केवल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बल्कि भारत की फ्रीडम स्ट्रगल की बैकबोन बन गई, जिसने इवेंचुअली भारत को इंडिपेंडेंस की ओर ले जाने वाली पूरी यात्रा का नेतृत्व किया। 1890 के बाद भारतीय राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे हम रेडिकल नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिस्ट फेज कहते हैं। इस दौर के नेता मानते थे कि मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स बहुत धीमी, कमजोर और इनफेक्टिव है। पिटिशंस, प्रेयर्स और पोलाइट रिक्वेस्ट से ब्रिटिश सरकार कभी भारत को फ्रीडम नहीं देगी। इस नई सोच का नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें हम मिलकर लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। इन नेताओं ने लोगों को यह सिखाया कि फ्रीडम कोई गिफ्ट नहीं होती, बल्कि स्ट्रगल से छीनी जाती है। उन्होंने सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, नेशनल प्राइड और मास मोबिलाइजेशन पर जोर दिया। तिलक ने सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को झकझोरा। उनका फेमस स्टेटमेंट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, केवल एक सेंटेंस नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत की आत्मा की आवाज बन गया। एक्सट्रीमिस्ट्स ने फेस्टिवल्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिक मीटिंग्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से नेशनलिज्म को गांव-गांव तक पहुंचाया। वे लोगों को फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, इंडियन कल्चर को अपनाना और ब्रिटिश अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज करना सिखा रहे थे। इस दौर में नेशनलिज्म केवल एजुकेटेड क्लास की मूवमेंट नहीं रही, बल्कि यह कॉमन पीपल की भावना बन गई। रेडिकल लीडर्स ने नेशनलिज्म को करेज, सैक्रिफाइस और एक्शन से जोड़ दिया और यही सोच आगे चलकर मास रेवोल्यूशन की नींव बनी। 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे बांटना जरूरी है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल, यानी बंगाली नेशनलिज्म को तोड़ना। इस पार्टीशन ने पूरे देश को हिला दिया। लोगों को साफ समझ आ गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय यूनिटी से डरती है। इसके विरोध में जो मूवमेंट शुरू हुई वही बनी स्वदेशी मूवमेंट, भारत का पहला बड़ा मास पॉलिटिकल मूवमेंट। स्वदेशी का अर्थ था अपने देश की चीजों को अपनाना और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना। लोग ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाने लगे, इंडियन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने लगे, नेशनल एजुकेशन की शुरुआत हुई और इंडियन लैंग्वेजेस को सम्मान दिया जाने लगा। स्टूडेंट्स, टीचर्स, विमेन, वर्कर्स, पेजेंट्स, हर वर्ग इस आंदोलन में शामिल हो गया। पहली बार नेशनलिज्म घर घर पहुंचा। यह आंदोलन केवल पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल रेवोल्यूशन बन गया। स्वदेशी मूवमेंट ने इंडियंस को यह सिखाया कि फ्रीडम केवल स्पीचेस से नहीं, बल्कि डेली लाइफ के चॉइसेस से भी आती है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया और इंडियन इंडस्ट्रीज को नया जीवन दिया। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि जब जनता यूनाइटेड होकर खड़ी होती है तो एम्पायर भी हिल जाता है। यही मूवमेंट आगे चलकर मास नेशनलिज्म की स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन बनी। वर्ल्ड वॉर आई ने भारत की इकोनॉमी पर भारी दबाव डाला।
टैक्सेस बढ़े, प्राइसेस बढ़ी, सफरिंग बढ़ी, लेकिन इसी समय इंडियन इंडस्ट्रीज भी मजबूत होने लगी। इसी वातावरण में 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने भारतीय स्ट्रगल को एक नई दिशा दी। गांधी ने फ्रीडम मूवमेंट को एलीट से निकालकर विलेजेस और मासेस तक पहुंचाया। उन्होंने संघर्ष को वायलेंस से अलग करके सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की शक्ति से जोड़ा। गांधी के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, जहां उन्होंने किसानों और मजदूरों के राइट्स के लिए पीसफुल स्ट्रगल किया। लोगों ने पहली बार देखा कि बिना हथियार उठाए भी एम्पायर को झुकाया जा सकता है। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया, जिसने बिना ट्रायल अरेस्ट की पावर दी। गांधी ने इसके खिलाफ रोलेट सत्याग्रह शुरू किया और पूरा देश आंदोलित हो उठा। इसी समय हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां इनोसेंट लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया और इंडियन लोगों का ब्रिटिश जस्टिस पर बचा हुआ भरोसा भी खत्म हो गया। अब फ्रीडम स्ट्रगल केवल पॉलिटिकल नहीं रही, यह मॉरल और इमोशनल स्ट्रगल बन गई। गांधी के नेतृत्व में नेशनलिज्म एक मास मूवमेंट बन चुका था, जिसमें करोड़ों लोग अपने दिल, शरीर और आत्मा के साथ शामिल हो चुके थे। 1920 में शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि यह भारतीय आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का एक पावरफुल एक्सप्रेशन था। इस आंदोलन ने हिंदूज और मुस्लिम्स को एक मंच पर लाकर खिलाफत इशू और पंजाब रॉन्ग्स जैसे नेशनल वुंड्स के माध्यम से नेशनल यूनिटी को मजबूत किया। महात्मा गांधी ने देश के करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि बिना हथियार उठाए भी एम्पायर को हिलाया जा सकता है। लाखों छात्रों ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, हजारों वकीलों ने अपनी फ्लरिशिंग लीगल प्रैक्टिस त्याग दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट किया गया। ये केवल पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज का मॉरल रेवोल्यूशन था। गांव-गांव में पेजेंट्स, ट्राइबल्स, विमेन, वर्कर्स और ट्रेडर्स ने इस मूवमेंट को अपनी लोकल प्रॉब्लम्स से जोड़ दिया। कहीं लगान के खिलाफ, कहीं फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ, तो कहीं अनफेयर टैक्सेस के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। पहली बार फ्रीडम स्ट्रगल अर्बन सिटीज से निकलकर विलेजेस की मिट्टी में उतर गया। इस मूवमेंट ने गांधी जी को पुअर और अप्रेस्ड लोगों की आशा का प्रतीक बना दिया। वे लोगों के बीच रहते, उनकी भाषा बोलते और उनके दुख को अपनी लड़ाई बना लेते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने इंडियंस को यह सिखाया कि फ्रीडम केवल पॉलिटिकल गोल नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन और कलेक्टिव सैक्रिफाइस का रास्ता है। यद्यपि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि अब जनता जान चुकी थी कि उनकी शक्ति एम्पायर से कहीं बड़ी है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद भले ही फ्रीडम स्ट्रगल का टेम्पो कुछ समय के लिए धीमा पड़ा हो, लेकिन भारतीय जनता के मन में अब कोई भी शक्ति फ्रीडम की इच्छा को दबा नहीं सकती थी। देश का यूथ वर्ग रेवोल्यूशनरी आइडियाज से भर चुका था और उसे केवल स्पीचेस से नहीं बल्कि एक्शन से इंडिपेंडेंस चाहिए थी। इसी वातावरण में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे ब्रेव रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिश अथॉरिटी को ओपन चैलेंज देना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज से यूथ में करेज, सैक्रिफाइस और फियरलेसनेस की भावना पैदा की और यह सिद्ध किया कि फ्रीडम के लिए जीवन भी समर्पित किया जा सकता है। इसी समय कांग्रेस भी अपने गोल्स को और स्पष्ट बना रही थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियल रूप से पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य घोषित किया। ये घोषणा केवल पॉलिटिकल डिसीजन नहीं थी, बल्कि पूरे देश के दिल की आवाज थी। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और लोगों ने ब्रिटिश रूल से पूरी मुक्ति का संकल्प लिया। अब फ्रीडम स्ट्रगल रिफॉर्म से आगे बढ़कर टोटल इंडिपेंडेंस की लड़ाई बन चुकी थी। 1930 में महात्मा गांधी ने हिस्टोरिक दांडी मार्च शुरू किया, जिसमें उन्होंने नमक जैसे ऑर्डिनरी एलिमेंट को फ्रीडम का पावरफुल सिंबल बना दिया। उन्होंने ये समझाया कि ब्रिटिश लॉज कैसे कॉमन पीपल की डेली लाइफ को बर्डन बना देते हैं। जब गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाया तो पूरा देश उनके साथ उठ खड़ा हुआ। हर जगह लोगों ने सॉल्ट लॉ तोड़ा, जेलें भरी और ब्रिटिश अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया। इस फेज में विमेन की पार्टिसिपेशन ने फ्रीडम स्ट्रगल को नई शक्ति दी। उन्होंने प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया, पब्लिक मीटिंग्स की और करेज के साथ इम्प्रिजनमेंट स्वीकार की। इससे विमेन्स राइट्स मूवमेंट भी मजबूत हुआ। अब भारत की लड़ाई केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस की लड़ाई बन चुकी थी।
देश अब किसी भी कीमत पर आधी आजादी नहीं बल्कि कंप्लीट फ्रीडम चाहता था, और यह भावना भारत को अंतिम विजय की ओर ले जा रही थी। 1942 तक आते आते ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश रूल अब भारत में टिक नहीं सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों को कमजोर कर दिया था और भारत के लोगों का पेशेंस भी समाप्त हो चुका था। इसी समय महात्मा गांधी ने एक फाइनल कॉल दिया, क्विट इंडिया। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने यह ऐतिहासिक रेजोल्यूशन पास किया कि ब्रिटिश सरकार को भारत तुरंत छोड़ना होगा। यह कोई नेगोशिएशन नहीं थी, ये भारत की जनता का फाइनल वर्डिक्ट था। पूरे देश में एक साथ रिवोल्ट की लहर उठी। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पेजेंट्स, विमेन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हर वर्ग आंदोलन में कूद पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने ब्रूटल रिप्रेशन का सहारा लिया, लीडर्स को जेलों में बंद कर दिया, गोलीबारी हुई, विलेजेस जला दिए गए, लेकिन अब एम्पायर की अथॉरिटी हमेशा के लिए हिल चुकी थी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर रहकर ब्रिटिश पावर को मिलिट्री रूप से चुनौती दी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम का नारा देकर भारतीयों के दिलों में नई आग भर दी। यद्यपि इंडियन नेशनल आर्मी मिलिट्री विक्ट्री हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसने इंडियन सोल्जर्स और जनता दोनों की लॉयल्टी को ब्रिटिश क्राउन से तोड़ दिया। अब ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि भारत को लंबे समय तक कंट्रोल करना असंभव है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिकल नेगोशिएशंस शुरू हुई, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। कम्युनल टेंशन्स तेज हो गई, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को और तीखा कर दिया और वायलेंस पूरे देश में फैलने लगी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने पावर ट्रांसफर का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये फ्रीडम इमेंस ह्यूमन सफरिंग के साथ आए। पार्टीशन ने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया, ब्लडशेड हुआ, माइग्रेशन हुआ, और यह ट्रेजेडी भारत की आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन नेशनल मूवमेंट केवल भारत की इंडिपेंडेंस की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के इतिहास की सबसे महान स्ट्रगल्स में से एक है। यह आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का प्रयास नहीं था, बल्कि यह लोगों की सोच, पहचान और आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन था। जिन लोगों ने कभी स्वयं को हेल्पलेस कॉलोनियल सब्जेक्ट समझा, वही लोग धीरे धीरे जागरूक, साहसी और जिम्मेदार सिटीजन्स बन गए। इस मूवमेंट ने भारत को केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, बल्कि उसे सेल्फ रिस्पेक्ट, यूनिटी और मॉरल स्ट्रेंथ भी दी। इस स्ट्रगल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मास कैरेक्टर थी। किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, महिलाएं, शिक्षक, वकील, हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर धर्म के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। इस यूनिटी ने भारत को एक नेशन में बदल दिया। इस जर्नी में सैक्रिफाइसेस की कोई सीमा नहीं थी। लाखों लोगों ने जेलें भरी, अपनी नौकरियां छोड़ी, अपना भविष्य त्याग दिया और कई ने अपना जीवन भी अर्पित कर दिया। फ्रीडम केवल स्पीचेस या नेगोशिएशन से नहीं आए, बल्कि करोड़ों लोगों के साइलेंट सफरिंग और एंडलेस करेज से आए। गांधी जी की नॉन वायलेंस ने वर्ल्ड को एक नया रास्ता दिखाया, रेवोल्यूशनरीज की ब्रेवरी ने यूथ को फियरलेस बनाया और कॉमन पीपल की पेशेंस ने एम्पायर को झुका दिया। हाँ, ये फ्रीडम पार्टीशन के इमेंस पेन के साथ आए, जिसने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया और अनगिनत आंसू बहाए। लेकिन इसी दर्द के बीच मॉडर्न इंडिया की नींव रखी गई, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वालिटी की मजबूत आधारशिला। आज का भारत उसी मूवमेंट की लिविंग लेगेसी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि जब जनता यूनाइटेड होकर जस्टिस और फ्रीडम के लिए खड़ी होती है, तो कोई भी पावर उसे रोक नहीं सकती। ये केवल भारत की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए होप, करेज और ह्यूमैनिटी की सबसे महान लेसन है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।